ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्र की अपनी प्रमुख परियोजनाओं से तेल उत्पादन शुरू किया। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने केजी कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्लस्टर सेकंड परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। इसके लिए कौन सी मेथड का यूज करते हैं? ऑफशोर ड्रिलिंग मेथड का यूज करते हैं कच्चा तेल निकालने के लिए समुद्रों से। ये दो प्रकार की होती हैं। फ्लोटिंग ये गहरे जल क्षेत्र वाले एरिया से तेल निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। बॉटम रेस्टिंग, और ये कम गहरे जल क्षेत्र वाले एरिया में यूज की जाती है। भारत के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग का क्या महत्व हो सकता है? एक तो इससे ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत के एनर्जी बास्केट में विविधता लाने और ऊर्जा के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये अपना महत्व है ना प्रदान कर सकता है। और इसके अलावा इसके और भी लाभ हो सकते हैं, जैसे तकनीकी प्रगति, रोजगार के चलते अवसर, है ना, तेल उत्पादन में वृद्धि आदि से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा भी मिलता है। ऑफशोर ड्रिलिंग में आने वाली कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं? एक समुद्री तल की भूवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ी समस्या हो सकती है ना। तेल रिसाव से समुद्री जीवन और तटीय समुदायों को खतरा भी पहुंच सकता है, और इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। भारत के मुख्य सेडिमेंट्री या तलछटीय बेसिन में 26 सेडिमेंट्री बेसिन है ना, जिसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, ये तीन श्रेणियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? श्रेणी फर्स्ट, जो पहली सीरीज है, इसमें कच्चे तेल के भंडार वाले बेसिन है ना। दूसरी सीरीज है, इसमें कच्चे तेल के संभावित भंडार वाले रीजन्स हैं जिनका विकास और वाणिज्यिक उत्पादन किया जाना बाकी है। और तीसरी श्रेणी में कच्चे तेल के केवल अनुमानित भंडार वाले ऐसे बेसिन हैं जिनका अन्वेषण किया जा सकता है। इसके बाद आज की दूसरी रिपोर्ट है, DTD ने एक रिपोर्ट जारी की है। DTD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट में चलते विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, है ना, जो अवसर उपलब्ध हैं उनकी चुनौतियों की पहचान की गई है। इसके लिए जारी किसने किया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड अंकटाड ने मिलकर इसके लिए जारी किया है। इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हो सकते हैं? एक डिजिटल ट्रेड क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं का व्यापार डिजिटली किया जाता है ना। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी डिजिटल या भौतिक दोनों तरीकों से भी की जा सकती है। इसमें उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकारों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है वो ऑनलाइन होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं। डिजिटल ट्रेड की स्थिति, इसमें डिजिटल ट्रेड के तरीके से 2005 के बाद लगभग 4 गुना इसमें डिजिटल ट्रेड में वृद्धि हुई है। 2005 से 2022 के बीच मतलब पर ईयर 8.1% की, है ना, एवरेज रेट ग्रोथ इंक्रीज की जा रही है। ग्लोबली इसके लिए देखा जाए तो वस्तु, है ना, निर्यात मतलब किसी देश के द्वारा खरीदी जा रही है किसी पर्सन के द्वारा, उसकी रेट 5.6% है, और अन्य सेवाओं के जो निर्यात हैं वो 4.2% है।
डिजिटल व्यापार से जुड़े अवसर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो चलते विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बाजार में प्रवेश से जुड़ी बाधाओं को कम करने या उनसे निपटने में मदद मिल सकती है। और दूसरा, वैश्विक बाजारों तक सीधे पहुंच बना सकते हैं, है ना। जैसे थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता होते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए ये सीधे जाकर वहाँ से ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए लागत प्रभावी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसमें महिलाओं के लिए भी फ्लेक्सिबल बिजनेस, है ना, मॉडल से जुड़ सकती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने में ये सक्षम भी है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी देता है। रिपोर्ट में जो मुख्य सिफारिशें की गई हैं, अर्थव्यवस्था को डिजिटल ट्रेड से जुड़े क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। कनेक्टिविटी तथा कौशल से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकेंगे और अपनी विनिमय की क्षमताओं को भी बेहतर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें बहुत सी मददों के लिए बताया गया है। WTO के नेतृत्व वाले जो एड फॉर ट्रेड है, व्यापार के लिए सहायता, और अंकटाड के नेतृत्व में ई ट्रेड फॉर ऑल, विश्व बैंक के नेतृत्व में डिजिटल एडवाइजरी एंड ट्रेड असिस्टेंस डाटा फंड भी है। डिजिटल ट्रेड में दुनिया भर के छोटे व्यवसायों, महिलाओं, युवा उद्यमियों और उपभोक्ताओं हेतु लाभ के लिए, है ना, वैश्विक सहयोग की जरूरत जो है वो भी प्रदान की गई है। डिजिटल व्यापार से जुड़ी चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें दुनिया की लगभग 1/3 आबादी के पास ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंचने के कोई साधन नहीं है और ये लोग, है ना, या तो निम्न मध्यम आय वाले देशों से आते हैं। ICT उपकरणों के आयात पर अधिक टैरिफ लगाना भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। और विनिमय की समस्याएं भी, जैसे सीमा पार डेटा प्रवाह से जुड़े मुद्दे, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण या टैक्स का ज़्यादा होना, ये सब भी डिजिटल व्यापार की एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है, अभी क्या हुआ है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कृष्णा राजा सागर बांध, है ना, के पास जो खनन गतिविधियां चल रही हैं उस पर रोक लगा दी है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया है कि कृष्णा राजा सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में, है ना, खनन गतिविधियों के लिए रोक लगा दी है। और ये जब तक लगाई गई है जब तक धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान, है ना, बांध की सुरक्षा का सर्वेक्षण नहीं कर लेता, तब तक के लिए खनन गतिविधियों के लिए रोक लगा दी गई है। जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण सर एम विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में 1932 में किया गया था। सर एम विश्वेश्वरैया जो है अपने भारत के पहले इंजीनियर हैं। भारत में बांधों से जुड़े कुछ तथ्य भी हैं, जैसे कि विश्व में बांधों की कुल संख्या के मामले में अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है ना। भारत में 6000 से अधिक बांध हैं और जिसमें से 143 बांध अभी क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। क्या होती है, बांधों की जो सुरक्षा के जुड़े नियम होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्यों की होती है। बांधों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु कुछ पहले भी की गई हैं सरकार के द्वारा, जैसे बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में आया था। इसका क्या काम है, ये उचित निगरानी, समय समय पर निरीक्षण और संचालन, है ना, रखरखाव का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति भी बनाई गई है, NCDC, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। इसका काम होता है बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत, है ना, इसके लिए गठित किया गया है और ये सुरक्षा की नीतियों के लिए विकसित करता है। बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना भी बनाई गई है। इसके लिए एशियन बैंक और विश्व बैंक, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक की ओर से फंडिंग की जा रही है बांधों की सुरक्षा के लिए। बांधों से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं। बांध आमतौर पर
जब कोई बांध टूट जाता है तो उससे बहुत भयावह बाढ़ वाली स्थिति देखने के लिए मिलती है ना, जनधन की हानि भी होती है जिस एरिया में बांध होते हैं। देश भर में 293 बड़े बांध 100 साल से भी पुराने हैं, जिनकी मरम्मत और देखरेख के लिए धन की कमी एक अलग समस्या उभर कर सामने आ रही है। कई बांधों में बहुत अधिक मात्रा में गाद जमा हो गई है, जिससे जल भंडारण की क्षमता कम हो गई है या जलीय प्रजाति को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा वहाँ के आसपास की जो कृषि भूमि या आर्द्र भूमियाँ हैं उनके लिए भी नुकसान पहुंच रहा है। जो कृषि भूमि है उनकी फर्टिलिटी कम हो रही है ना, बांधों में गाद जमा हो जाने के कारण। कई बार बांध टूटने या पानी के रिसाव से जुड़ी समस्याओं की है ना सही रिपोर्टिंग राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाती या उनके कोई रिकॉर्ड भी नहीं होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसके बाद तीसरा टॉपिक है, कोलकाता में देश की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की गई है। जलमार्ग विकास परिषद IWDC, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी बैठक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। IWDC की स्थापना 2023 में अक्टूबर में की गई और इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़ावा देना। IWDC की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा की जाती है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश दोनों भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इससे कार्गो यात्री परिवहन और नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बैठक में एक आउटकम्स पर भी नज़र डाली गई है कि हरित नौका गाइडलाइंस जारी की गई है अंतर्देशीय जलयानों के लिए, है ना। रिवर क्रूज टूरिज्म के विकास हेतु 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 भी जारी किया गया है। IWT का महत्व है, इससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा, क्योंकि IWT में लागत कम होने के साथ साथ ईंधन क्षमता भी अधिक होती है। इससे सड़क रेल मार्ग परिवहन में भीड़ की कमी आएगी। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने में ये अहम भूमिका निभा सकता है। IWT के लिए जो पहले हैं, एक तो जलमार्ग विकास परियोजना, ये भी इसमें काम कर रही है। इसके तहत गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के लिए विकास पर जोर दिया जाएगा। नेशनल वाटरवेज जो हैं वो कुल 111 IWT के लिए कुछ पहले हैं जलमार्ग विकास परियोजना। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली का विकास किया जाएगा। जो देश में नेशनल वाटरवेज हैं ये 111 है ना, जिसमें से 23 चालू अवस्था में जो रनिंग में है, और इनके द्वारा जलमार्ग शिपिंग नेविगेशन आदि की सुविधा भी प्रदान की जाती है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत परिवहन के अन्य माध्यमों में IWT की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 5% बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के तहत IWT के विकास के लिए अलग अलग 46 पहलों की पहचान की गई है। इनमें बंदरगाह आधारित संकुल केंद्र, है ना, कोस्टल वर्क्स आदि का विकास करना शामिल है। विश्व आर्थिक मंच ने ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड नामक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने हेतु कंपनियों और सरकारों के लिए कुछ व्यवहारिक तरीकों की तलाश करना, जिससे ऊर्जा की मांग के संबंध में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अभी क्या हुआ है, जो दुबई में COP28 हुई थी, जिसमें भारत ने मिलकर उसके लिए होस्ट किया था, इसमें 2 प्रतिबद्धताओं को व्यक्त किया गया है ना, और जिनका लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना बनाया गया है। इसमें से पहली जो योजना है वो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। मतलब 2030 तक जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है इसके लिए 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंसी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं, जैसे वैश्विक बचत। इसमें क्या हो गया, ऊर्जा खपत में 31% तक की कटौती हो सकती है ना। इसके लिए कुछ उचित उपाय किए गए हैं और प्रत्येक वर्ष $2 ट्रिलियन तक की बचत हो सकती है इसके जरिए। आपूर्ति के साथ साथ ऊर्जा खपत पर कार्रवाई। एनर्जी इंटेंसिटी को कम करने के लिए ऊर्जा की मांग के साथ साथ आपूर्ति का प्रबंध भी महत्वपूर्ण होगा। ऊर्जा आवश्यकताएं 2050 तक वैश्विक आबादी में 2 बिलियन की बढ़ोतरी होगी। साथ ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद भी दोगुना होने की उम्मीद रखी गई है। विकासशील देशों को अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तथा किफायती ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है। इस रिपोर्ट के द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि ऊर्जा बचत हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करना, इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। उद्योगों को एक ही क्षेत्र में स्थापित करने के लिए प्रक्रिया को इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग कहा जाता है। इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग क्या कहलाता है, उद्योगों को उसी क्षेत्र में स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है। पुरानी इमारतों में आवश्यक बदलाव और परिवहन के साधनों का विद्युतीकरण करना चाहिए। सहायक नीतिगत उपाय, भारत के उजाला कार्यक्रम की तरह उपाय किए जा सकते हैं। इसके कार्यक्रम के तहत प्रत्येक LED बल्ब की प्रारंभिक लागत घटकर 0.8% की गई है, $8 की गई है। SBI की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में व्यक्तिगत आय असमानता में कमी आई है। इस रिपोर्ट के जरिए क्या बताया गया कि 2013-14 और 2021-22 के दौरान कुछ बदलाव देखे गए हैं। इसके लिए गिनी कोफिशिएंट होता है ना, ये क्या टैक्स की जो श्रेणी होती है उनमें आने वाले समूह की असमानता के लिए निर्धारित करता है। जैसे कि अभी क्या हुआ है कि 0.427 से घटकर जो गिनी कोफिशिएंट है वो 0.402 हो गया है। 36.3 करदाता निम्न आयकर से उच्च आयकर की श्रेणी में चले गए। मतलब इनका जो इनकम टैक्स है वो क्या हो गया है, बढ़ा दिया गया है। देश की कुल आय में शीर्ष 2.5% करदाताओं का योगदान 2.81% से घटकर 2.28% हो गया है। संबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। सूक्ष्म माइक्रो कंपनियां विकसित होकर लघु मध्यम और बड़े आकार की कंपनियों का रूप ले रही हैं। मतलब जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैं, वो भी बड़ी इंडस्ट्रियों में तब्दील की जा रही हैं। इसके द्वारा के आकार की जो वृद्धि या रिकवरी है उसके लिए गलत साबित किया गया है। के आकार की रिकवरी कब होती है, जब किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्ग बिल्कुल अलग अलग दरों पर रिकवरी करते हैं। मतलब इनकी रिकवरी रेट क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके लिए हम के आकार की रिकवरी कहते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद भारत के आकार की रिकवरी से गुजर रहा है। इसके तहत अमीर लोग फलते फूलते हैं, जबकि जो मतलब मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उनके लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये इसकी एक है ना, ये आय संपत्ति संबंधी असमानता की एक है न्यूमेरिकली मेजरमेंट स्केल होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच होती है। 0 के लिए पूर्ण समानता और 1 के लिए पूर्ण असमानता के तौर पर दर्शाया जाता है। थ्योरेटिकली यदि इसे देखें तो नकारात्मक आय या धन के कारण गिनी कोफिशिएंट का मान 1 से अधिक होता है। 0.40 से अधिक मान वाले गिनी गुणांक को अधिक समानता का सूचक माना जाता है और इसके लिए लॉरेंज वक्र का है ना यूज किया जाता है। लॉरेंज वक्र पे दर्शाया जाता है, जैसे कि समानता रेखा के लिए ग्रीन लाइन से शो किया जा रहा है और गिनी वक्र के लिए, इसके लिए असमानता के लिए एक कर्व पर्पल लाइन से कर्व बनाया गया है। इसमें जैसे ही 0 से 100 तक वैल्यू बढ़ती है तो ये क्या शो करती है कि न्यूनतम से उच्चतम आय, मतलब इससे लोगों की आय के लिए या इंडस्ट्रियल आय के लिए प्रदर्शित किया जाता है।